वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मनी हाइस्ट सीजन 1 एपिसोड नंबर 5। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इस टैपर्स जो कि म्यूजियम के डायरेक्ट से दूर से निशाना लगाए हुए थे और उन्होंने अब रैक्वेल के ऑर्डर म्यूजियम के मैनेजर को रॉबर समझ करके उसके ऊपर गोली चला दी थी, जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। और जब उन लोगों को पता लगता है कि उन्होंने किसी रॉबर्स को नहीं जबकि एक हॉस्टेजेस को मारा है, इस वजह से सभी न्यूज़ में अब रैक्वेल छा गई थी और सब ये बोल रहे थे कि इंस्पेक्टर ने एक हॉस्टेजेस को मरवा दिया है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि म्यूजियम का मैनेजर जो कि अब ज़मीन पे गिरा होता है और सभी लोगों को ऐसा लगता है कि हॉस्टेजेस मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो काफ़ी जख्मी होता है और वो बेहोशी की हालत में होता है। और यहीं पे प्रोफेसर की जितने भी टीम मेंबर्स यानी कि जितने भी रॉबर्स होते हैं, उन सभी को प्रोफेसर ने इसकी भी ट्रेनिंग दी थी कि कैसे वो किसी भी इंजर्ड आदमी को सही कर सकते हैं। वहीं पे हम अब डेनिवर और मॉस्को को देखते हैं। ये लोग अब म्यूजियम के मैनेजर को उठाते हैं और उसे नीचे ले आते हैं। वहीं हम देखते हैं कि नोट प्रिंटिंग कवर जो कि काफ़ी तेज़ी से चलना होता है, तभी अब मॉस्को और डेनिवर जो उस हॉस्टेजेस को अब टेबल पे लेटाते हैं और उसका इलाज करने लगते हैं। म्यूजियम के मैनेजर पे ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी इंजर्ड हो गया है और वो अब नहीं बचेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहीं हम म्यूजियम के बाहर का सीन देखते हैं, जिसमें हम ड्रैकुला को देखते हैं और वो काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि अब सारे न्यूज़ चैनल में इंस्पेक्टर ही छा गई थी क्योंकि उसने गलती की थी, उसने एक हॉस्टेज के ऊपर गोली चला दी थी। जिसके बाद हमें अगले से म्यूजियम का सीन दिखाते हैं और हम म्यूजियम के मैनेजर को देख पाते हैं जो टेबल पर लेटा होता है। और डेनिवर और मॉस्को जी ने ये पता था कि मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि प्रोफेसर ने उन्हें अच्छी सी ट्रेनिंग दे रखी होती है और प्रोफेसर को पहले से ही मालूम था कि ऐसा सब कुछ होने वाला है। जिसके बाद डेनिवर और मॉस्को दोनों मिल करके उस हॉस्टेजेस का ट्रीटमेंट करते हैं। आगे से हमें म्यूजियम के बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे इंस्पेक्टर रॉकिन के ऊपर अब सीनियर्स का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है और उसे सब लोग काफ़ी ज़्यादा डांट रहे होते हैं क्योंकि इंस्पेक्टर रैक्वेल की बड़ी गलती की होती है। वहीं पे हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो अब इंस्पेक्टर रैक्वेल का इल्ज़ाम अपने सर पे लेने के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से रैक्वेल अब थोड़ा चैन की सांस लेती है। जिसके बाद रैक्वेल अब प्रोफेसर को कॉल करती है और वो प्रोफेसर से बात करने चाह रही हो, लेकिन इसके बदले प्रोफेसर जो अब रैक्वेल से कहता है कि तुमने एक हॉस्टेजेस को क्यों मारा। और ये बात सुनकर के रैक्वेल अब प्रोफेसर से कहती है कि ठीक है, वो मेरी गलती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उस हॉस्टेजेस को बाहर आने दिया जाए क्योंकि मेडिकल टीम तैयार है उसका इलाज करने के लिए। लेकिन प्रोफेसर जो रैक्वेल की बात नहीं मानता है, वो उस हॉस्टेजेस को मेजर से बाहर आने की परमिशन नहीं देता है। लेकिन प्रोफेसर एक चीज़ से तैयार हो जाता है, वो कहता है कि अगर तुम लोग चाहते हो उस हॉस्टेजेस का इलाज करना तो फिर तो अपनी मेडिकल टीम को रॉयल म्यूजियम के अंदर भेज सकती हो, अगर तुम लोग उस हॉस्टेजेस की जान बचाना चाहते हो। जिसके बाद प्रोफेसर ये भी बताता है कि 2 सर्जन और 1 नर्स को ही रॉयल म्यूजियम के अंदर भेजा जाए। वहीं दूसरी तरफ अब हम डेनिवर और मॉस्को को देखते हैं। डेनिवर जो मॉस्को को अब मोनिका के पास लेके जाता है, लेकिन मोनिका उस लोकेशन पे नहीं होती है। अभी हम मोनिका को देखते हैं जो कि काफ़ी जख्मी होती है और उसके पैर में जो गोली लगी थी इसकी वजह से उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया था। इसी वजह से मोनिका बाथरूम में होती है। यहीं फिर मॉस्को जो अब डेनिवर से कहता है जब मोनिका को जिंदा छोड़ना ही था तो फिर उसे गोली मारने की क्या जरूरत थी, तो वो इसे तुम ऐसे ही छुपा देते। जिस पर डेनिवर मॉस्को से कहता है कि अगर मैं ऐसा करता तो फिर बर्लिन मुझे पूछता है कि तुमने अगर मोनिका को मारा है तो फिर यहाँ पे खून क्यों रही है, और उसे शक हो जाता है, इसीलिए मुझे मोनिका के ऊपर गोली चलानी ही पड़ी। वहीं दूसरी तरफ अब हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि एक तगड़ी प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये लोग अब मेडिकल टीम तैयार कर रहे होते हैं रॉयल म्यूजियम के अंदर भेजने के लिए। लेकिन वहीं हम इंस्पेक्टर रैक्वेल का एक फ्रेंड देख पाते हैं, वो भी एक पुलिस वाला होता है, उसका नाम एंजेल होता है और उसे अब डॉक्टर के साथ एज नर्स भेजने की तैयारी की जा रही होती है ताकि वो अंदर जाकर के आंसर का हाल जान सके और वह क्या चल रहा है ये सब कुछ हमें बता सके। साथ ही इन पुलिस वालों ने एक और प्लान बना रखा होता है कि एंजल अंदर जाएगा तो फिर वो उन सभी रॉबर्स से और उन लोगों से मिल जाएगा जो उन्होंने एक तरह के कपड़े और एक तरीके के मास्क पहने हुए हैं। उन्हीं लोगों के जैसे कपड़े और मास्क पहन एक बेसमेंट में जाकर के छुप जाएगा और वहां जाकर के सभी रॉबर्ट्स और ऑफिसर्स से मिलकर उनमें मिल जाएगा और फिर इन सभी लोगों की जान बचा देगा। और इन लोगों की प्लानिंग भी काफ़ी गजब की होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 सर्जन और इंस्पेक्टर असिस्टेंट एंजल जो एज ए नर्स बनकर अंदर जाता है मेडिकल टीम के साथ में। और एंजल का ऐसा लगता है किसी कोई भी नहीं पहचान पाएगा अगर उन जैसे कपड़े और उनके जैसा मास्क लगाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिसका भी ये प्लान होता है यानी कि प्रोफेसर जो कि एक मास्टरमाइंड होता है उसे सब कुछ पता होता है क्योंकि वो बाहर रह करके सारी चीज़ें नोटिस कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ये पूरी मेडिकल टीम अंदर पहुंचती है, जहाँ पे बर्लिन अब उन सभी हॉस्टेजेस को कपड़े और मास्क पहना कर उन सभी हॉस्टेजेस को अपने आगे रखता है और खुद पीछे खड़ा होता है। और इन सभी लोगों को ऐसा लगता है कि जो आगे खड़ा है वो वही रॉबर है। जिसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं और प्रोफेसर जो कैमरा में एंजल की शक्ल देख लेता है और उसे पता लग जाता है कि एंजल जो अब अंदर पहुंच चुका है।
इसीलिए वो बर्लिन को कॉल करता है और उसे एंजल के बारे में सब कुछ बता देता है। तो और साथ ही प्रोफेसर ने बर्लिन को पहले ही बता दिया था कि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना है। और साथ ही प्रोफेसर बर्लिन से ये भी कहता है कि ये समय जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं बर्लिन जो अब प्रोफेसर ने ओके का कॉल कट कर देता है। इसके बाद हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर अपनी टीम को तैयार कर रहा होता है और वो उन सभी से कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई पुलिस वाला अंदर आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो जीत रहा है, तब हमें यहाँ पे एक ट्रिक लगाना है। जिसके बाद हमें अगेन से प्रेजेंट सीन दिखाते हैं और बर्लिन जो अपने साथियों के साथ आता है और उन सभी के सामने एक ट्रे रखता है और वो अब पूरी मेडिकल टीम यानी कि दोनों सर्जन और साथ इंस्पेक्टर असिस्टेंट एंजल से भी कहता है कि तुम लोग अपनी सारी सामान इस ट्रे में रखो। साथ ही वो नर्स यानी कि एंजल से कहता है कि तुमने जो चश्मा लगाया है उसे भी इस ट्रे में रखो। जिसके बाद एंजल अब अपने चश्मे को निकालता है और उस ट्रे में रख देता है। इन ड्रॉपर्स में से एक को देख पाते हैं जो जिसके चश्मे में बड़ी ही सफाई से एक माइक्रोफोन लगा देता है। और जब ड्रॉपर ये काम कर रहा होता है तब तक कि बर्नी ने मेडिकल टीम को अपनी बातों में फंसा रखा होता है और हमें ये पता चलता है कि रॉबर्ट ने एंजल के चश्मे पे जो माइक्रोफोन लगा रखा है उसका सीधा कनेक्शन प्रोफेसर के पास होता है। प्रोफेसर अब इन सारी चीज़ों पे नजर रख रहा होता है साथ, और ये इन लोगों की पहली ट्रिक होती है। प्रोफेसर को ये भी पता होता है कि इन पुलिस वालों का दूसरा प्लान ये है कि वो म्यूजियम के अंदर जा करके हॉस्टेजेस के जैसे ही कपड़े और मास्क पहनने वाले हैं। इस बात पे पूरा भरोसा था कि कोई भी पुलिस वाला म्यूजियम के अंदर नहीं जा पाएगा। इस वजह से वो काफ़ी खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम बर्लिन को देखते हैं जिसने अब सभी हॉस्टेजेस और रोबोट्स को ये बता रखा होता है कि जितने भी सर्जन और नर्स हैं उन लोगों के ऊपर अपनी गन हमेशा ताने रखनी है। पर अब सर्जन और नर्स ये लोग मिलकर के अब म्यूजियम के मैनेजर का इलाज करना शुरू कर देते हैं। यहीं पे एंजल जो अब इधर उधर देख रहा होता है जिसके बाद वो एक टाइमर को एक्टिवेट कर देता है और वो टाइमर 25 मिनट से लगाता है। बर्लिन अब एंजल से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर एंजल अब बर्लिन से कहता है इसे इस हॉस्टेजेस की इलाज के लिए एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन इस टाइमर को एंजल ने इसलिए एक्टिवेट किया था क्योंकि 25 मिनट के अंदर ही एक पुलिस की टीम जो डंप के थ्रू अंदर आने वाली थी। और ये बात सुनकर के बर्लिन को शक हो जाता है क्योंकि एंजल का रवैया ही कुछ ऐसा था। तभी अब हम उस हॉस्टेजेस को देखते हैं जिसका इलाज सर्जन कर रहे होते हैं। उसे अब होश आता है और बर्लिन जो अब उस हॉस्टेजेस से बात कर रहा होता है और पुलिस की टीम जो डंप के थ्रू अंदर आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अब हम रियो को देखते हैं। रियो अब एम्बेसडर की बेटी से बात करने के लिए अंदर जाता है, लेकिन रियो अगेन से यहाँ पे एक बेवकूफ़ी कर देता है। वो अब एम्बेसडर की बेटी के पास एक लोडेड गन रख के 2 मिनट के बाद चला जाता है। जब रियो वापस आता है तो वो देखता है कि एम्बेसडर की बेटी ने उस लोडेड गन को उठा लिया है और उसने उस गन को उसके ऊपर पॉइंट करके रखा हुआ है। लेकिन रियो के पास एक गन और होती है जिसकी मदद से वो एम्बेसडर की बेटी से उस गन को छिना लेता है और वो अब उसे बांध देता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम मेसन के मैनेजर को देखते हैं जिसका इलाज अब बस हो रही से बचा था। उसकी सही सी गोली निकलने वाली थी और 5 मिनट के अंदर ही पुलिस भी यहाँ पे पहुँचने वाली थी। तभी बर्लिन के पास अब प्रोफेसर का कॉल आता है और प्रोफेसर जो बर्लिन से कहता है कि तुम लोगों के पास जो करंट मास्क है तुम लोग उसे चेंज कर दो। और हमें यहाँ पता चलता है कि जो डंप के थ्रू पुलिस अंदर आ रही है वो भी हॉस्टेजेस के जैसे कपड़े और मास्क लगाए हुए हैं। लेकिन एंड टाइम पे प्रोफेसर सभी के मास्क चेंज करने के लिए बोल दिया था, जिसके बाद सभी रोबोट्स मिलकर के जितने भी हॉस्टेजेस होते हैं वो सभी का मास्क चेंज कर देते हैं और रोबोट्स भी अपना अपना मास्क चेंज कर लेते हैं ताकि अगर पुलिस अंदर आ जाती है और उन्होंने अगर पुराना वाला मास्क लगा रखा हो तो फिर वो सब लोग पकड़े जाएंगे, जैसे कि कोई भी हॉस्टेजेस नहीं और कोई भी रोबोट्स की जान नहीं जाएंगी। और यहाँ पे प्रोफेसर ने काफ़ी चालाकी की होती है। जिसके बाद हम एंजल को देखते हैं और एंजल जब इन सभी लोगों के बदले हुए मास्क को देखता है तब वो समझ जाता है कि अगर पुलिस की टीम अंदर आएगी तो फिर वो पकड़ी जाएगी। इसीलिए वो अब यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से जा करके उन सभी पुलिस वालों को अंदर आने से मना कर सके। लेकिन अंदर जामन लगने की वजह से किसी को भी किसी का कॉल कनेक्ट नहीं होता है। जिसके बाद सर्जन और इंस्पेक्टर जो बाहर खड़े होकर के पुलिस को कॉल कर रही होती है कि वो अंदर ना जाने की, लेकिन कॉल नहीं कनेक्ट होता है। वही अब म्यूजियम के अंदर मेडिकल टीम को देखते हैं। इन लोगों ने अभी म्यूजियम के पास का इलाज पूरा कर दिया होता है। जिसके बाद ये सभी लोग अब बाहर जाते हैं और एंजल भी इन लोगों के साथ बाहर आता है। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर को सारी बातें बताता है और इंस्पेक्टर जो एक पुलिस वालों को इस मिशन को अवॉइड करने के लिए कह रही होती है। लेकिन यहाँ पे सिग्नल नहीं आने की वजह से उन लोगों का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन बीच में जब सिग्नल मिल रहा था तो पुलिस वालों को अवॉइड की आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें समझ जाते हैं इस मिशन को अवॉइड करना है और अब वो लोग यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, जिससे कि रॉबर्ट्स का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और अगेन से पुलिस की टीम हार जाती है। वहीं अब हम नायरोबी को देखते हैं जिसे अब पता लग जाता है कि मोनिका अब जिंदा है और वो भी अब मॉस्को और डेनवर के साथ मिल जाती है। ये लोग अब मोनिका के पास जाते हैं और उसके पैर में जो गोली लगी होती है उसे निकालने लगते हैं और यहाँ हमें पता चलता है डेनवर और मोनिका जो
ये एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। और यही अब हम प्रोफेसर को देखते हैं जो अब सभी रॉबर्स को रिलैक्स होने के लिए कहता है और सब काफ़ी चिल कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें अब 5 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी रॉबर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर ने टोक्यो से कहा था कि वो इतनी बड़ी रॉबरी का जो प्लानिंग है ये इसका नहीं है, सारे प्लान में कोई और शामिल है। और रियल में ये प्लान किसका था ये हमें आप ही नहीं पता चलेगा। जिसके बाद हमें अब इंस्पेक्टर रॉकल को दिखाते और वहीं पे सब इंस्पेक्टर एंजल भी होता है जो रॉकल से बात कर रहा होता है। जिस पर रॉकल अब एंजल से कहती है कि एक रॉबर्ट से इतनी ज़्यादा तैयारी कर रखी थी कि हम उसके सामने नहीं जीत पाए हैं। और ये सारी बातें प्रोफेसर सुन रहा था क्योंकि प्रोफेसर की टीम ने ही एंजल की चश्मे में एक माइक्रोफोन लगा रखा होता है। यहीं पे अब इंस्पेक्टर रॉकल जो अपनी पूरी टीम को बुलाती है और उन सभी से कहती है कि रॉबर्ट्स ने इतनी बड़ी रॉबरी करने का प्लान बनाया है और इस प्लान को सक्सेस करने के लिए ये लोग म्यूजियम में जरूर आए होंगे इससे पहले। और जब हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की म्यूजियम की पहले की तो हमें रियो और टोक्यो इन दो रॉबर्ट्स का पता चल चुका है, इसीलिए अगेन से सीसीटीवी फुटेज चेक की जाए, शायद हमें और कोई रॉबर्ट का चेहरा मिल सके। और अब पुलिस वाले भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि ये हॉस्टेजेस और रॉबर जो कि दिन भर अपने प्लान को पूरा करते हैं और रात में ये सभी सो जाते हैं, लेकिन ये पुलिस वाले जो दिन भर प्लानिंग करते हैं और अपने प्लान में पास नहीं हो पाते हैं, इस वजह से लोग काफ़ी सैड होते हैं और ये लोग लगभग 30 घंटे से नहीं सोए होते हैं। वहीं अब हम बर्लिन को देखते हैं जिसे एक बीमारी होती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और ये बीमारी क्या होती है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और अब तक के रॉबर्ट्स ने 175 मिलियन यूरो छाप लिए थे, वो भी सिर्फ 30 घंटों में। जिसके बाद अब रात होती है और ये सभी रॉबर्ट्स मिलकर के म्यूजियम में रखी हुई एक टीवी को ऑन करने का सोचते हैं, लेकिन प्रोफेसर ने इस टीवी को ऑन करने के लिए मना किया होता है। लेकिन कोई भी प्रोफेसर की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और ये लोग अब टीवी को ऑन करते हैं जिसमें ये लोग न्यूज़ देखते हैं, जिनमें कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन रॉबर्ट्स की तारीफ कर रहे होते हैं और इन्हें लार्जेस्ट हिस्ट्री इन द वर्ल्ड का किताब में दिया था। और यहीं पे अब रियो की न्यूज़ चलने लगती है जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अब सभी न्यूज़ चैनल पे आ रही होती है। और रियो की न्यूज़ जब सभी टीवी चैनल पे आ रही थी तो फिर ये सारी न्यूज़ रियो के पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं और वो लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं। वो लोग अब रियो को घर वापस आने के लिए कहते हैं, इसीलिए प्रोफेसर ने सभी लोगों को टीवी ऑन करने के लिए मना किया था क्योंकि वो जानता था कि रियो के पेरेंट्स उन्हें वापस बुला रहे हैं और टीवी ऑन होने की वजह से कोई भी मैनिपुलेट हो सकता है जिसकी वजह से ये रॉबरी फंस सकती है। वहीं पे हम रियो को देखते हैं जो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो म्यूजियम से बाहर नहीं जाता है। इसके बाद अब हम सब इंस्पेक्टर एंजल को देखते हैं। एंजल जो एक शादीशुदा था लेकिन तब भी वो रैक्वेल से प्यार करता था और रैक्वेल जो शादीशुदा थी लेकिन उसे डिवोर्स हो चुका था और वो 7 साल से अकेली ही रहती थी और ये सारी चीज़ें रैक्वेल इग्नोर कर रही थी। वहीं अब हम रैक्वेल की मॉम को देखते हैं जो अब रैक्वेल से पूछ रही होती है कि वो आदमी कौन था जो तुम्हें बाहर में मिला था, जिसको मैंने एक बार कॉल किया था और वो तुमसे बात कराने के लिए हाइस्ट की जगह पे पहुंच गया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फ़ोन देने के लिए। और यहाँ हमें पता चलता है कि रैक्वेल की मॉम जब रैक्वेल से कह रही होती है कि वो प्रोफेसर के साथ डेट पे जाए और उसे साथ टाइम स्पेंड करे और प्रोफेसर ने रैक्वेल को अपना नाम सैल्वा बताया होता है और रैक्वेल भी अपनी मॉम की बात मान जाती थी। वो भी ये डिसाइड करती है कि वो प्रोफेसर के साथ डेट पर जाएगी। जिसके बाद हमें अब बर्लिन को दिखाते हैं और बर्लिन के पास टोक्यो आई होती है और इस बार टोक्यो ने गन बर्लिन के ऊपर पॉइंट कर रखी होती है। वो अब बर्लिन से कहती है कि तुम मेरे सामने प्रोफेसर को कॉल लगा और उन्हें सच बताओ कि तुमने मोनिका को मार डाला है और ये प्रोफेसर के रूल्स के अगेंस्ट है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि मोनिका जिंदा है, लेकिन इस बारे में सिर्फ 3 लोगों को ही पता था, डेनिवर, मॉस्को और नायरोबी। बाकी किसी को भी नहीं पता था कि मोनिका जिंदा है। सभी लोगों को ऐसे ही लगता था कि बर्लिन के कहने पे डेनिवर ने हॉस्टेजेस मोनिका को जान से मार दिया है। जिसके बाद बर्लिन अब प्रोफेसर को कॉल करता है और उन्हें सच बताता है और ये बात सुनकर के प्रोफेसर को काफ़ी दुख होता है कि बर्लिन ने एक हॉस्टेजेस को मरवा दिया है और बर्लिन को नहीं पता था कि उसे इस चीज़ की काफ़ी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी और ये पनिशमेंट उसे आगे चल के मिलेगी। अब हमें इंस्पेक्टर को दिखाते हैं और इंस्पेक्टर के पास सुबह सुबह एक कॉल आता है जिस पुलिस वाला जो इंस्पेक्टर को बताता है कि हमें सीसीटीवी फुटेज से कुछ पता चला है और ये सीसीटीवी फुटेज म्यूजियम के बाहर की है। जिसके बाद तभी पुलिस वाले मिलकर के उस फुटेज को चेक कर रहे होते हैं जहाँ पे रियो और टोक्यो जब म्यूजियम में आए थे तब वो लोग अपने साथ एक कार लाए थे उस सीसीटीवी फुटेज में कार की कीज कैप्चर हो जाती है। ये लोग इस कीज की मदद से ये पता लगाने की कोशिश करते हैं इस कीज की कार का मॉडल कितना पुराना है और ये मॉडल होता है 1989 से 1996 के बीच का। और उस कीज से इन लोगों को कार के मालिक और कार की फिंगरप्रिंट का भी पता लग जाता है। ये सारी बातें जानने के बाद इंस्पेक्टर अब अपने लोगों से कहती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ और कार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। और ये सारी बातें जो कि प्रोफेसर सुन रहा होता है और वो ये सुनकर भी काफ़ी टेंशन में आ जाता है क्योंकि
इससे लोगों का प्लान खराब हो सकता था, क्योंकि उसने उस कार को हेलसिंकी को दी थी डिस्ट्रॉय करने के लिए, और इस चीज़ का कंफर्मेशन लेने के लिए वो अपनी टीम के एक रॉबर जिसका नाम हेलसिंकी होता है वो उसे कॉल करता है और उससे पूछता है कि जिस कार को मैंने तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए बोला था वो कार डिस्ट्रॉय हुई है या नहीं। जिस पर हेलसिंकी अब प्रोफेसर से कहता है कि मैंने उस कार को जंकयार्ड में ही छोड़ दिया था और उस कार को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपने मुझे जो 1000 यूरो चाहिए थे उसे मैंने अपने पास रख लिया है। ऐसा हेलसिंकी प्रोफेसर से बोलता है। तब प्रोफेसर को हेलसिंकी के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है, वो उसे फोड़ते ही काफ़ी ज़्यादा डांटता है। वो अब हेलसिंकी से कहता है कि तुमने उस कार को डिस्ट्रॉय नहीं कराया जिसमें सभी लोगों की फिंगरप्रिंट थी, और अगर वो कार पकड़ी गई तो फिर सभी लोग फंस जाएंगे, और वैसे भी तुम्हें 2400 मिलियन यूरोस मिलने वाले थे, लेकिन तुमने 1000 यूरोस के लिए सभी लोगों को फंसा दिया है। जिसके बाद प्रोफेसर कॉल कट कर देता है और वो यहाँ से अपना ख्याल जाने के लिए सोचता है ताकि वो वहाँ जाकर के उस कार से सभी लोगों की फिंगरप्रिंट को हटा सके। लेकिन तभी प्रोफेसर के पास इंस्पेक्टर का कॉल आता है और इंस्पेक्टर जो प्रोफेसर 8 हॉस्टेजेस को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन प्रोफेसर जो इंस्पेक्टर की बात टाल देता है और सीधे अब अपने सबूत मिटाने के लिए जंकयार्ड पहुँच जाता है। और जंकयार्ड में वो जा करके उस कार को ढूंढने की कोशिश करता है, बट उसे वो कार कहीं नहीं दिखती है। तभी यहाँ पे इस जंकयार्ड का मैनेजर आ जाता है, जिसे प्रोफेसर देख करके एक कार में छुप जाता है, और वो मैनेजर जो उसी कार को अब एक क्लीन में टांग देता है और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए ले जा रहा होता है। और यहाँ पे जंकयार्ड के मैनेजर को ये पता होता है कि उस कार के अंदर प्रोफेसर है, लेकिन इसके बावजूद वो उसे डिस्ट्रॉय करने लेके जा रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अब प्रोफेसर को नीचे उतारता है और उसके पीछे अपना कुत्ता लगा देता है। प्रोफेसर उस कुत्ते को देख करके काफ़ी जोरों से भागने लगता है और यहाँ से वो चला जाता है। इसी के साथ प्रोफेसर ने अपने कार में से अपने सबूतों को भी नहीं मिटा पाया था। अब उसी समय प्रोफेसर के पास रैक्यूल का कॉल आता है, और जैसे कि हमें बताया कि इंस्पेक्टर रैक्यूल जो इस प्रोफेसर की असलियत नहीं जानती थी, वो उसे सालवा समझ रही थी। इसीलिए वो अब प्रोफेसर से कहती है कि हमें आज एक डेट पे चलना है, और प्रोफेसर भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद प्रोफेसर अपने बेस पे आता है और यहाँ आकर के वो अब पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस बात पे मान जाता है कि वो 8 हॉस्टेजेस को छोड़ देगा। तो प्रोफेसर अब इंस्पेक्टर से ये भी कहता है कि मैं 8 हॉस्टेजेस को तो छोड़ दूंगा, लेकिन उनमें एक एम्बेसडर की बेटी नहीं रहेगी। साथ ही तब प्रोफेसर इंस्पेक्टर को एक ऑफर भी देता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें एम्बेसडर की बेटी चाहिए तो फिर उसके बदले मैं तुम्हें 8 हॉस्टेजेस नहीं दूंगा, या तो फिर तुम 8 हॉस्टेजेस ले लो और एम्बेसडर की बेटी हमारे पास रहने। तो यहीं पे हम इंस्पेक्टर के पास जाके पुलिस वालों को देखते हैं, जो अब इंस्पेक्टर रैक्यूल से एम्बेसडर की बेटी को ही छोड़ने के लिए कह रहे होते हैं। और इतना सारा प्रेशर आने की वजह से इंस्पेक्टर रैक्यूल जो अब एम्बेसडर की बेटी का ही नाम ले लेती है और कहती है कि उसे छोड़ दो। जिसके बाद अब हम प्रोफेसर को देखते हैं और वो भी यही चाहता था। जिसके बाद वो अपनी और इंस्पेक्टर की दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग पूरी न्यूज़ में वायरल कर देता है और कहता है, देखो कैसे पुलिस वालों ने हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन की बेटी को बचाने के लिए उन्होंने 8 हॉस्टेजेस को मरने के लिए छोड़ दिया है। और इसलिए इससे एक बार फिर से इंस्पेक्टर रैक्यूल की इमेज सभी लोगों के सामने खराब हो जाती है। जिसके बाद हमें अब प्रोफेसर को दिखाते हैं और वो अगेन से जंकयार्ड में जाता है अपने सभी सबूतों को मिटाने के लिए, और इस बार प्रोफेसर पूरी तैयारी से गया होता है। तभी अब हम देखते हैं कि वहीं पे इंस्पेक्टर रैक्यूल अपनी पूरी टीम के साथ आ जाती है कि जब तक के प्रोफेसर जो अपने साथ स्प्रिट और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें लाया था जिससे कि वो उन फिंगरप्रिंट्स को मिटा सकता था। जिसके बाद फिर सभी फिंगरप्रिंट्स को मिटा देता है और अपने प्लान में सक्सेस हो जाता है। लेकिन यहीं पे प्रोफेसर अब बर्लिन को पनिशमेंट देने के लिए भी तैयार होता है। वो अब बर्लिन के कोट का एक बटन उसी कार में छोड़ देता है, जिससे कि बर्लिन के कोट का बटन पकड़ा जाए और उससे बर्लिन के बारे में सभी लोगों को पता लग जाए और दी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ पे आने लगे। क्योंकि इस प्रोफेसर ने जिस बटन को कार के अंदर छोड़ा होता है उस बटन पे बर्लिन की फिंगरप्रिंट होते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर यहाँ से चला जाता है और तभी इंस्पेक्टर रैक्यूल अपनी पूरी टीम के साथ इस कार के पास आती है और वो समझ जाती है कि इस कार को अभी भी किसी ने क्लीन किया है, और वो उन रॉबर्स के साथ मिला हुआ है और वो इंसान बाहर है। इसीलिए वो अपनी टीम से कहती है कि यहीं पे आसपास जो लोग कहीं ना कहीं तो वो आदमी जरूर होगा जिसने इस कार को क्लीन किया है। के बाद इंस्पेक्टर और उसकी पूरी टीम यहाँ पे सर्च करने लगते हैं कि कोई आदमी यहाँ है या नहीं। तभी अब हम प्रोफेसर को देखते हैं जो एक भिखारी का गठन बना लेता है, फटे हुए कपड़े भिखारी की तरीके से रहता है, और साथ ही उसके एक कुत्ता होता है जिसे लेकर के यहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और वो अब प्रोफेसर से पूछताछ करने लगता है, और प्रोफेसर जो अपने आप को पुलिस वाले के सामने ऐसा दिखाता है कि वो एक पागल है, और साथ ही प्रोफेसर अपने आप को उस पुलिस वाले से बचाने के लिए एक पागल की तरह बिहेव करता है, और साथ ही अपनी पैंट में वो टॉयलेट कर लेता है। ये चीज़ देख करके पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि वो सच में पागल है। इसीलिए पुलिस अपनी नाक बंद कर लेता है, प्रोफेसर को यहाँ से जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम इंस्पेक्टर रैक्यूल को देखते हैं जो अब कार की तलाशी ले रही होती है, और उसे उस कार से अब बर्लिन के कोट का बटन मिल जाता है। उसे ये भी पता लग जाता है कि यहाँ पे जो पागल था वो कोई भिखारी नहीं, जबकि वो
रॉबर्ट्स का ही एक हाथ है। इसीलिए इंस्पेक्टर रैकवेल अब उस भिखारी के पीछे जाने लगती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक के प्रोफेसर यहाँ से भाग गया होता है। और यहाँ पे इंस्पेक्टर रैकवेल अब ये डिसाइड करती है कि वो किसी भी हालत में उस भिखारी का चेहरा देखेगी और उसे ढूंढने की कोशिश करेगी, क्योंकि वही इन रॉबर्ट्स का प्रोफेशन, जिससे कि ये सारी झोंपड़ी खत्म हो सके। वहीं अब हम प्रोफेसर को देखते हैं जो अब अपने बेस से पहुंच जाता है और वो अपने बेस पे आकर के काफ़ी खुश होता है, क्योंकि अब रॉबरी को 50 घंटे पूरे हो चुके थे। और अभी तक की इंस्पेक्टर रैकवेल को नीड मिल रही थी, क्योंकि उसने 8 हॉस्टेजेस के बदले टीचर की बेटी को चुना था उसे छुड़ाने के लिए। और वहीं अब हम प्रोफेसर को देखते हैं जो किसी भी हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए उसने इंस्पेक्टर को ये ऑफर देकर के फंसा दिया था। वहीं अब हमें 5 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर की पूरी टीम होती और वो सभी अब प्रोफेसर से पूछ रहे होते हैं कि हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे, जिस पर प्रोफेसर अब सभी को बताता है कि जब लोग वहाँ से बाहर एक टनल के थ्रू निकलोगे, जिसके बाद प्रोफेसर अब सभी लोगों को एग्जिट प्लान बता देता है कि हम लोग कैसे करके कहाँ से निकलेंगे। और प्रोफेसर ने उन सभी रॉबर्ट से कहा होता है कि तुम लोग जब अंदर जाओगे तब तुम लोग हॉस्टेजेस से बोलोगे कि वहाँ पे एक टनल खोदे, और जब वो सभी हॉस्टेज उस टनल को खोद रहे होंगे तब तुम लोग सीक्रेटली एक रूम में जा दूसरी टनल को खोदोगे और उस टनल के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए, और उस टनल को पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी, और ये टनल एक सीवर पाइप के थ्रू निकलेगा और तुम सब लोग वहाँ से बाहर निकल आओगे तब। और मॉस्को जो एक रूम में जाकर के वहाँ पे टनल खोदना स्टार्ट करेगा। जिस रूम में मॉस्को टनल खोद रहा होगा उसका बेस जो कि स्टील का है। और साथ ही यहाँ पे ये भी पता चलता है कि प्रोफेसर ने 5 साल पहले ही उसी रूम में एक नीचे से टनल खोद रखा होता है, और मॉस्को को उस रूम में से भी ट्राई करना था कि वो उसे ऊपर का ही पार्ट को खोदे और उस खोदने के बाद रेडीमेड टनल तक पहुँच जाते। और ऐसा करने के लिए मॉस्को को सिर्फ 10 दिन चाहिए था। और उनका दिन भी हमें दिखा देते हैं कि इन लोगों का कहाँ से होने वाला है। और ये लोग जो टनल बनाते हैं उसका एग्जिट पॉइंट जहाँ पे प्रोफेसर बैठ कर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है वहीं पर होता है, यानी कि सभी रॉबर्ट्स अगर उस टनल के अंदर घुसेंगे तो वो लोग सीधे इसी बेस में आकर के निकलेंगे। जिसके बाद हमें अब पुलिस को दिखाया जाता है और पुलिस अगला की तलाशी ले रही होती है, लेकिन इस बार उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता है। वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे बर्लिन की कोर्ट के बटन ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। और उस बटन में फिंगरप्रिंट होते हैं, जिससे कि इन लोगों को पता लग जाता है कि ये फिंगरप्रिंट्स बर्लिन के हैं। जिसके बाद अब हम इंस्पेक्टर को देख पाते हैं और इंस्पेक्टर अब सभी पुलिस वालों को यहाँ से बाहर जाने के लिए भी, और अब इंस्पेक्टर के पास साथ में इंटेलिजेंस ऑफिसर और साथ ही सब इंस्पेक्टर होता है बस, क्योंकि इंस्पेक्टर रैकन को ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कोई ऐसा है जो इन लोगों की सारी बातें रीड कर रहा है। लेकिन इंस्पेक्टर रैकन को ये नहीं पता होता है कि उनके बीच अभी भी वो इंसान मौजूद है, यानी कि वही सब इंस्पेक्टर एंजल चश्मे में माइक्रोफोन लगा हुआ था। एंजल को खुद भी नहीं पता था कि उसके चश्मे में एक माइक्रोफोन लगा हुआ है। अब रब सारी ट्रेस मेट करके उस बटन पे बने हुए फिंगरप्रिंट्स के बारे में सर्च करती है और उन्हें बर्लिन के बारे में पता लग जाता है। इस पर अब इंस्पेक्टर एक गेम खेलती है और वो बर्लिन की सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि अभी तक बर्लिन ने 27 रॉबरी सक्सेसफुल की है। लेकिन इंस्पेक्टर जो बर्लिन के ऊपर झूठा आरोप लगाती है और वो अब इस सर के लिए बताती है कि बर्लिन जो प्रोस्टिट्यूट का काम करता है और वो काला धंधा करता है। वहीं दूसरी तरफ अपन प्रोफेसर को देखते हैं, जिसे एक और झटका लगता है, क्योंकि उसे अब ये पता लगता है कि जिस जंक्यार्ड में वो गया था अपनी कार में से फिंगरप्रिंट हटाने के लिए, उसी जंक्यार्ड में जब पहली बार प्रोफेसर गया था तब इसे जंक्यार्ड के मैनेजर ने देख लिया था और इसी वजह से पुलिस की वो मदद कर रहा था। अब पुलिस जंक्यार्ड के मैनेजर के साथ मिलकर के प्रोफेसर का स्केच बनवा रही होती है। तभी प्रोफेसर आइडिया लगाता है कि कैसे उसे अपने आप को बचाना है। इसके बाद वो जंक्यार्ड के मैनेजर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है कि उसकी वाइफ क्या करती है और उसकी बेटी कहाँ पढ़ती है। वहीं हम जंक्यार्ड के मैनेजर को देखते हैं जो अब पुलिस को प्रोफेसर का चेहरा बताने के लिए रेडी हो जाता है, और वहीं प्रोफेसर जो अब निकल पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। दूसरी तरफ अब हम म्यूजियम का सीन देखते हैं जहाँ पे नायरोबी अब बर्लिन को आकर के बताती है कि तुम्हारा फेस रिवील हो गया है और तुम टीवी पर हो। ये जी सुनकर के बर्लिन फौरन से अब टीवी के पास जाता है और वो न्यूज़ सुनता है कि उसके बारे में गलत सलत बोला जा रहा है कि वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करता है और वो ड्रग्स वगैरह बेचता है एक्सेट्रा। और अपने बारे में ये सारी न्यूज़ सुन करके बर्लिन को काफ़ी दुख होता है, क्योंकि वो सिर्फ रॉबरी का काम करता था और वो बाकी का कुछ भी नहीं करता था। कि अब बर्लिन के कैरेक्टर पर उंगली उठाई जा रही थी, ये चीज़ उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। वही फिर नैरोबी जो बर्लिन को बुरा कहने लगती है, इसीलिए बर्लिन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो नैरोबी का गला पकड़ लेता है और वो नैरोबी से कहता है कि मैं सिर्फ एक रॉबर हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तो ये पे बर्लिन का अब सीधा सक जाता है डैनिवर के ऊपर, क्योंकि जब ये लोग बाहर थे तब डैनिवर जो बर्लिन का जैकेट लेके गया था और जब वो वापस आया था तब वो उसी कार से वापस आया था। तभी बर्लिन को ऐसा लगता है कि डैनिवर ने उस जैकेट को पहना था, और जब वो कार में वापस आया है तब उसने मेरे बटन को उसी कार में छोड़ दिया है। अब वो चाहे उसने गलती से किया हो या फिर उसने जानबूझ के किया हो मुझे फंसाने के लिए,
इसके बाद हमें अब डेनिवर को दिखाया जाता है और वो मोनिका के पास जाता है। यहाँ पे मोनिका और डेनिवर के बीच में थोड़ी सी फाइट होती है। थोड़ी देर बाद इन लोगों की फाइट भी एक शांत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अब हम प्रोफेसर को देखते हैं जो काफ़ी परेशान होता है क्योंकि एग्जाम यार्ड के मैनेजर ने प्रोफेसर का स्केच बनवाना शुरू कर दिया था। इसके बाद प्रोफेसर बाहर होता है और उसी रास्ते में ही एक पुलिस की गाड़ी मिलती है जहाँ पे प्रोफेसर अपना दिमाग लगाता है और वो पुलिस की गाड़ी के पास जाता है जिसमें से वो देखता है कि पुलिस वाले उस गाड़ी में नहीं होते हैं, वो कहीं गए होते हैं। तभी प्रोफेसर उनकी कार में बैठ जाता है और देखता है कि पीछे से वो पुलिस वाले आ रहे होते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर अब कार में लगे हुए सेंटर से एक मैसेज सेंड करता है पुलिस वालों के पास जिसमें वो बोलता है कि एलकैंड्रा में अभी एक रॉबरी हुई है तो तुम लोग वहाँ पे जल्दी से पहुँच। और वो पुलिस वाले जो कि एलकैंड्रा के एरिया में होते हैं और वो एरिया पास का ही होता है, इसीलिए वो लोग वहाँ से फौरन भाग करके चले जाते हैं और प्रोफेसर को यहाँ पे टाइम मिल जाता है अपने काम को पूरा करने के लिए। तभी प्रोफेसर अब कार के अंदर बैठ करके उस कार में लगे हुए हॉकी टॉकी का यूज़ करके म्यूजियम के बाहर जो पुलिस होती है उनकी हॉकी टॉपिक पे एक मैसेज सेंड कर जो कि मैनेजर के पास जाता है। वो उस मैनेजर को रशियन में धमकी देता है और वो मैनेजर से कहता है कि तुम्हारी बेटी जो कि इस समय स्कूल में है, अगर तुमने मेरा फेस रिवील किया या मेरा स्केच बनवाया तो फिर मैं तुम्हारी बेटी को वहाँ से उठवा लूँगा और तुम्हारी वाइफ जो कि अभी सुपरमार्केट से बाहर निकली है तो फिर मेरे लोग तुम्हारी वाइफ को भी मार डालेंगे। इसीलिए जिस फेस के तुम का प्रोसीड कर रहे हो तो उसे फौरन से डिलीट करके वहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारी पूरी फैमिली मारी जाएगी। और ये धमकी सुनने के बाद मैंने फौरन से प्रोफेसर के बने हुए स्केच को डिलीट कर देता है और ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ मैनेजर को ही सुनाई देता है क्योंकि वहाँ पे बाकी जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है क्योंकि ये मैसेज रशियन में होता है क्योंकि जो मैनेजर था वो रशियन था। इसके बाद अब हम उन पुलिस वालों को देखते हैं जो अपनी कार के पास आते हैं और तब तक कि प्रोफेसर अपना काम करके ऐसे निकल गया होता है और प्रोफेसर इस बार भी बच जाता है। और अगेन से अब हम रॉयल म्यूजियम का सीन देखते हैं जहाँ पे डेनिवर भी पकड़ा जाता है। नैरोबी जो अब डेनिवर का साथ देती है उसे बचाने में। डेनिवर जो अब बर्लिन से कहता है कि मैं अपने पैसों में से $15 बिलियन दूंगा अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो। लेकिन बर्लिन को तभी यहाँ पे पता चल जाता है कि मोनिका जो अभी तक जिंदा है। लेकिन इसी से बर्लिन को गुस्सा नहीं आता है जबकि वो खुश हो जाता है क्योंकि प्रोफेसर को जब ये पता लगा था कि और एक हॉस्टेज को मारा गया है इस वजह से प्रोफेसर को काफ़ी दुख हुआ था। और जब उन्हें ये बात पता लगेगी कि कोई भी हॉस्टेज नहीं मरा है यानी कि मोनिका जिंदा है तो फिर उन्हें काफ़ी खुशी होगी। जिसके बाद डेनिवर बर्लिन और नैरोबी में थोड़ी सी बहस होती है लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी बर्लिन के पास अब प्रोफेसर का कॉल आता है और प्रोफेसर अब खुद ही बर्लिन को बता देता है कि उसके कोट का बटन कार में उसी ने छोड़ा था क्योंकि तुमने मोनिका को जान से मार डाला था इसलिए मैंने तुम्हें ही पनिशमेंट दी है। जिस पर बर्लिन अब प्रोफेसर से कहता है लेकिन मोनिका मरी नहीं है, वो जिंदा है। इसके बाद बर्लिन अब प्रोफेसर को मोनिका की आवाज़ भी सुनाता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रोफेसर अब बर्लिन से माफ़ी भी मांगता है और अब भी प्रोफेसर बर्लिन से कहता है कि अब अपना नेक्स्ट प्लान स्टार्ट करो। जिसके बाद बर्लिन को थोड़ा दुख तो होता है लेकिन फिर वो मान जाता है और अब ये लोग अपने नेक्स्ट प्लान के लिए आगे बढ़ते हैं। और इन लोगों का नेक्स्ट प्लान ये था कि सभी रॉबर्स एक कमरे के अंदर जाएंगे और वहाँ पे ब्लैंक फायर करेंगे और सभी हॉस्टेजेस को जोर जोर से चिल्लाने के लिए बोलेंगे। और ये लोग ऐसा इसीलिए करेंगे ताकि म्यूजियम के बाहर जो पुलिस है उन लोगों को ऐसा लगे कि हॉस्टेजेस के ऊपर गोलियां चल रही हैं। पुलिस वालों के ऊपर रॉबर्स का डर बना रहे हॉस्टेजेस की चिल्लाने की आवाज़ और गन्स फायर की आवाज़। ये सब सुन करके बाहर खड़ी हुई पुलिस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इंस्पेक्टर जो सीधे प्रोफेसर को कॉल लगाती है और प्रोफेसर से कहती है कि जब अंदर क्या चल रहा है, तुम लोग गोलियां क्यों चला रहे हो। इस पर प्रोफेसर इंस्पेक्टर से कहता है कि वो लोग गन्स चेकिंग कर रहे थे। इंस्पेक्टर ड्रैकवेल को अब प्रोफेसर की बातों में भरोसा नहीं होता है और वो उसे कहती है कि मैं अंदर जा करके देखना चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं। प्रोफेसर अब इंस्पेक्टर ड्रैकवेल से कहता है कि नहीं, तुम खुद अंदर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें खुद इस चीज़ का प्रूफ दूंगा कि सभी हॉस्टेजेस अंदर से उन्हें कुछ नहीं हुआ है। मैं तुम्हें एक रिकॉर्डेड वीडियो भेजूंगा उन सभी हॉस्टेजेस की। इसके बाद प्रोफेसर अब अपने रॉबर्ट्स को कॉल करता है और उसे कहता है कि सभी हॉस्टेजेस की एक रिकॉर्डेड वीडियो और उस वीडियो को बाहर भेजो। इसी के साथ एपिसोड 9 की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।